नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा जो कि नवंबर माह में आयोजित होने वाली है। कई विद्यार्थियों का प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कैसे करें। अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि इसके प्रश्न कैसे आते हैं। तो आइए इसी चीज को समझने के लिए हम आप सभी के सामने पर्यावरण अध्ययन पर आधारित कुछ तथ्यात्मक प्रश्न, कुछ तथ्यात्मक बिंदु लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तथ्य पर्यावरण के संबंध में, आप सभी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जरूर बार बार रिवीजन कीजिए। हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपको सीधे के सीधे देखने को मिल जाए। सबसे पहला तथ्य, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ। क्या कहा? एनवायरमेंट, ये जो शब्द आता है इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से? फ्रेंच भाषा। और फ्रेंच भाषा का भी मूल शब्द एनवायरनर इससे हुई है और इसका अर्थ होता है घिरा हुआ। एनवायरमेंट को ही पर्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। और पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि अर्थात चारों ओर से और आवरण अर्थात घिरा हुआ। दूसरा तथ्यात्मक बिंदु आपके सामने रहा, पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में किया था। आगे तीसरा तथ्यात्मक बिंदु, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में क्या किया जाता है कि जीव और पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, इसका अध्ययन पारिस्थितिकी में किया जाता है। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे इकोसिस्टम कहते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है। यह खुला तंत्र होता है। ठीक है ना? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में अंतर है। देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया और 1869 में किया था, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने और 1935 में किया था। अगला तथ्य देखते हैं, सूक्ष्म जीवों को वियोजक, डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। यह मृत पौधों और जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया तथा कवक को शामिल किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो इससे संबंधित एक प्रश्न तैयार हो सकता है। सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहा जाता है। और इनका कार्य क्या होता है वियोजक का अथवा सूक्ष्म जीवों का? तो ये मृत पौधों और जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गला करके मृदा यानी मिट्टी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सूक्ष्म जीवों में शामिल किसे किया जाता है? तो बैक्टीरिया तथा कवक, इनको सूक्ष्म जीवों में शामिल किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर जो आती है वह किस रूप में प्राप्त होती है? तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। अगला तथ्य,
पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। अर्थात पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वह कभी घटती नहीं है, वह किसी ना किसी रूप में, इसके सोर्स भले ही चेंज हो सकते हैं, लेकिन जल की जो कुल मात्रा है वो समान ही रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब जो 2-3 तथ्य आगे आने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, मानव पर्यावरण संबंध के नियतिवादी उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक तत्व माना जाता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसे पर्यावरणवादी उपागम भी कहते हैं। तो नियतिवादी उपागम का दूसरा नाम क्या है? तो नियतिवादी उपागम को पर्यावरणवादी उपागम भी कहा जाता है। और नियतिवादी उपागम के अनुसार मानव पर्यावरण का एक तत्व है। इनके अनुसार, नियतिवादी उपागम के अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का एक खिलौना है। तो ये आपको सीधे तौर पर दिया जा सकता है कि मानव प्रकृति के हाथ का एक खिलौना है। यह पर्यावरण संबंध के किस उपागम के अनुसार है? तो यह नियतिवादी उपागम के अनुसार एक कथन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है संभववादी उपागम। तो मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हैं। इसका विचार है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में समर्थ है। ये प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन पर विश्वास करते हैं। कौन से? संभववादी उपागम वाले। इसके पहले हमने नियतिवादी उपागम को पढ़ा था। तो नियतिवादी उपागम में कौन सी बात कही गई थी? नियतिवादी उपागम में माना जाता है कि मानव प्रकृति के हाथ का एक खिलौना है, और इसी का दूसरा नाम पर्यावरणवादी उपागम भी है। और संभववादी उपागम के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। ये प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन पर विश्वास करते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के नवनियतिवादी उपागम के अनुसार, देखिए, मानव पर्यावरण संबंध के नवनियतिवादी उपागम के अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया है। इसके अनुसार मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी विकास की नीतियां बनानी चाहिए। सतत विकास की अवधारणा का विचार इसी उपागम से लिया गया है। ठीक है ना? तो 3 उपागम हमने देखे। सबसे पहला उपागम कौन सा देखा? सबसे पहला उपागम हमने देखा नियतिवादी उपागम। कौन सा उपागम देखा? नियतिवादी उपागम। उसके बाद देखा संभववादी उपागम। उसके बाद कौन सा उपागम देखा? संभववादी उपागम। और उसके बाद देखा नवनियतिवादी उपागम। कौन सा उपागम? नवनियतिवादी उपागम। तो इन तीनों की विशेषताएं क्या है? नियतिवादी उपागम के अनुसार मनुष्य प्रकृति के हाथ का एक खिलौना है, अर्थात प्रकृति जैसे चाहे वैसे मनुष्य को इस्तेमाल कर सकती है। और संभववादी उपागम के अनुसार, संभववादी उपागम में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य प्रकृति के ऊपर संपूर्ण विजय को प्राप्त कर चुका है और यह जिसके प्राकृतिक संसाधनों का जितना चाहे, जितनी मर्जी का चाहे वैसा प्रयोग करने में समर्थ है। तो यहीं से प्रकृति की बर्बादी का एक प्रकार से उपागम है। और तीसरा उपागम है नवनियतिवादी उपागम। इस उपागम के अनुसार मनुष्य को प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, प्रकृति के अनुसार अपनी विकास की नीतियां बनानी चाहिए। ठीक है ना? और सतत विकास की अवधारणा कौन से उपागम से ली गई है? तो सतत विकास की अवधारणा का विचार नवनियतिवादी उपागम से लिया गया है। तो इन तीनों तथ्यों को आप बड़े अच्छे ढंग से देखें। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास का क्या अर्थ है? तो सतत विकास का अर्थ है
वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। कहते हैं ना, जल ही जीवन है, और यदि जल को आज हम सुरक्षित रखेंगे तो कल जाकर के हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को वो जल उपलब्ध हो सकेगा। तो सतत विकास का अर्थ क्या है कि हम भी वर्तमान में हमें जितनी जरूरत है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, ऊर्जा हो या और भी कोई प्राकृतिक संसाधन होवे, तो हमें उनकी जितनी भी जरूरत है उतना हम उनका प्रयोग करें और इनकी बर्बादी न करते हुए इनको भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखें, तब ये सतत विकास की श्रेणी में आएगा। तो सतत विकास कैसे कहते हैं कि सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा इसके निकट उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, जहां साल भर तापमान और आर्द्रता काफी उच्च रहती है तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसे डील ड्रम की पेटी भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये विशेषता किससे संबंधित थी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला तथ्य देखते हैं, टैगा वन आर्कटिक वृत्त के चारों ओर यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शंकुधारी वन किसे कहते हैं? तो टैगा वन को ही शंकुधारी वन कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये वन पाए जाते हैं। इनका विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता सबसे कम। टैगा वन में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष हैं जो इन वनों में ही पाए जाते हैं। कौन से वन में? टैगा वन में, जिसे शंकुधारी वन भी कहते हैं। और यहीं से सबसे ज्यादा मुलायम लकड़ी की भी प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आती है। अगला फैक्ट, ऊंचाइयों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। ताप अधिक होने पर जैव विविधता अधिक होती है। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है ना। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स कहा जाता है। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त रंग कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त रंग लाल माना गया है। लाइकेन क्या है? देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा तथ्यात्मक प्रश्न है। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक व शैवाल के द्वारा निर्मित होता है। तो लाइकेन क्या है? तो लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है और ये किसके द्वारा निर्मित होता है? तो एक कवक और शैवाल के द्वारा लाइकेन निर्मित होता है। अगला फैक्ट देखते हैं, दक्षिणी पश्चिमी रूस के घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को विल्ड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को विल्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ब्राजील के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के घास के मैदानों को कैंपोस कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है। आगे बढ़ें, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है और न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं,
पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही सूर्य के प्रकाश द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादन करने के गुण के कारण ही हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। तो प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं और अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादन करने के गुण के कारण ही इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। किनको? हरे पौधों को। और पौधे किसकी उपस्थिति में जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। ये होगी प्राथमिक उत्पादक की बात। अब प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है ना? तो जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। उदाहरण: चूहा, खरगोश, गाय, हिरण, बकरी आदि इन्हें द्वितीय उत्पादक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है ना? माने जो अपने भोजन के लिए पौधों इत्यादि पर निर्भर होते हैं वे कौन होते हैं? वे प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी होते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हीं के आश्रित होते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहा जाता है। तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता किसे कहते हैं? वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। आगे देखते हैं। ऐसे जीव जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों का शिकार करते हैं उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि यह कोई अन्य जीव इन्हें मार करके नहीं खा सकता। अगला फैक्ट देखते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादपों, शाकाहारी व मांसाहारियों पर निर्भर होते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। मनुष्य इसका उदाहरण है, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी जैसा प्राणी हो गया है। ये शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, इस कारण से इन्हें सर्वभक्षी कहा जाने लगा है। आगे देखते हैं। परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी वे होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास दोनों के लिए ही दूसरों पर निर्भर होते हैं। मानव व पशुओं में लगने वाली जूं, पशुओं की खाल पर चिपकने वाली किलनी जिसे इल्ली भी बोलते हैं, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये कैसे जीव हैं? ये परजीवी हैं, क्योंकि ये भोजन और निवास दोनों के लिए ही दूसरों पर आश्रित होते हैं। ये तो हुई परजीवी की बात। अब प्रेडेटर्स जो जीव होते हैं वे केवल भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। परजीवी जीव कैसे होते हैं कि वे अपने निवास स्थान और भोजन दोनों के लिए ही दूसरों पर आश्रित होते हैं। लेकिन जो प्रेडेटर्स होते हैं वे केवल भोजन के लिए ही दूसरों पर निर्भर होते हैं। आधार प्रजाति। आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है, उस पर प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में आवश्यक व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्री प्रवाल, मूंगा या कोरल इसका अच्छा उदाहरण है। कोरल रीफ का निर्माण करती है जो अन्य जातियों के लिए निवास व प्रजनन स्थल के रूप में काम करती है। आगे देखते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति। तो अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है जिस एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों को स्वतः सुरक्षा मिल जाए, उस मुख्य प्रजाति को अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। जैसे अम्ब्रेला यानी कि छाता हमारी बारिश से रक्षा करता है,
ऐसे ही एक अम्ब्रेला प्रजाति जो जीवों की प्रजाति होती है, यह भी अन्य प्रजातियों को सुरक्षा देने का काम करती है। इसके कारण से अन्य प्रजातियों को सुरक्षा प्राप्त होती है। जिस प्रकार वाघ को विशेष सुरक्षा देने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, इससे न केवल बाघ को बल्कि उस स्थान की अन्य प्रजातियां भी सुरक्षित हो जाती हैं। इसी प्रकार इस रिजर्व घोषित क्षेत्र में वाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है। चलिए आगे देखते हैं की स्टोन, तो ये भी एक प्रजाति है। तो की स्टोन प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक प्रभाव रखती है। की स्टोन प्रजाति के निर्धारण में उस प्रजाति के जीवों की अधिक संख्या को नहीं बल्कि परितंत्र में उसके कार्यों की गणना की जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति किसी पौधे या जंतु की ऐसी प्रजाति है जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती है। इसका अर्थ है कि जो प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र की हानि होने का शीघ्र संकेत करती हैं, संकेतक प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे वायु प्रदूषण की अधिकता की जांच के लिए लाइकेन तथा जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में मछली को संकेतक प्रजाति के रूप में माना जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, ये ऊपर भी हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं, किसी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। आगे, प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधे द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। आगे देखते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादन में से श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटाने पर प्राप्त सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन एनपीपी भी कहा जाता है। विश्व के औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा दलदली क्षेत्र व एस्चुअरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल को शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अभी हमने यहाँ से देखे। कल आपके सामने इसी की दूसरी कक्षा लेकर के उपस्थित होंगे।